स्वागत है आपका विवोक ऑनलाइन क्लासेस में और मैं नेहा कुमावत आपको पढ़ाने वाली हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट वित्तीय प्रबंधन के बारे में। और हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि वित्तीय प्रबंधन क्या होता है, फाइनेंस का मैनेजमेंट करना, और उसमें हमने नेचर और सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। आज हमारा टॉपिक है जो फर्स्ट चैप्टर था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसका सेकंड पॉइंट है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहती हूँ। उसमें क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम कह रहे हैं मुद्रा या धन का समय मूल्य, इसकी बात कर रहे हैं हम। जो हमने धन के समय मूल्य के चैप्टर की बात करी वो क्या कहता था, वो ये चैप्टर ये जो पॉइंट है ये हमें डिस्कस कर रहा है कि ये बता रहा है कि आज जो मनी की वैल्यू है वो कल कंपैरिजन आज के कम हो जाएगी। हमने ये बात करी थी। सिंपल सा एक हम इसमें ये कंसेप्ट समझ सकते हैं कि सपोज आज आपको कोई 1 लाख रुपए देना चाहता है और कल देना चाहता है, तो आप क्या कौन सा टर्म सेलेक्ट करेंगे, आज लेना चाहेंगे या कल? ऑब्वियसली आज। क्यों? क्योंकि कल हो सकता है वो हो या ना हो, वो अमाउंट यानी रिस्क होगी, और आज उस 1 लाख की कीमत ज़्यादा है बजाय फ्यूचर के। तो हमने ये चीज़ इसमें डिस्कस करी थी कि जो मनी की जो वैल्यू है, वर्थ है, वो फ्यूचर के कंपैरिजन में आज ज़्यादा है। ठीक है। और हमने इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल से भी समझा था, हमने सैलरी से समझा था। सपोज हमारे पेरेंट्स हमें कहते हैं ना कि 100 रुपीज़ में पहले पूरा घर का राशन आ जाता था और सारा काम हो जाता था, लेकिन आज उस 100 रुपये से कुछ नहीं आता है। तो उस समय उस 100 रुपये का मूल्य ज़्यादा था, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ ज़्यादा थी कंपैरिजन आज के, यानी फ्यूचर में आज उसका मूल्य कम क्यों हो गया? क्योंकि कुछ फैक्टर्स रहे हैं। क्या फैक्टर्स रहे हैं? सबसे पहले महंगाई हो गई तो उसकी वैल्यू वैसे कम हो गई। उसके बाद अदर्स और फैक्टर्स थे, जैसे रिस्क हो गई, तो रिस्क से क्या हो गया कि उसकी जो वैल्यू है, फ्यूचर वैल्यू, वो कम हो गई। तो हम यही बात कर रहे हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में फिर हमने पढ़ा कि साधारण ब्याज। अब ब्याज का कंसेप्ट क्यों आया है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं आज के और फ्यूचर के वैल्यू की, यानी प्रेजेंट के वैल्यू की और फ्यूचर की वैल्यू की बात कर रहे हैं, तो हमने इसमें एक फैक्टर लिया है, वो है ब्याज, इंटरेस्ट लिया है। यानी कुल मिला के ये है कि ब्याज, हम जब बात करते हैं कि हमें ब्याज मिल रहा है या ब्याज हमें चुकाना है, तो वास्तव में जो प्राप्त करता है ब्याज का, उसको कोई लाभ नहीं है। अरे मैम ये क्या बात हो गई, अब ब्याज की बात कर रहे हो और जिसको मिल रहा है उसको लाभ ही नहीं है? नहीं। क्यों? क्योंकि 2 साल बाद या 1 साल बाद हम जब उसको पेमेंट करेंगे तो उस समय उसका कोई मूल्य नहीं होगा। क्योंकि जैसे सपोज आज 10,000 रुपए मैंने किसी को उधार दिए एक फिक्स रेट से, ठीक है, और मुझे एक साल बाद या 2 साल, सपोज 2 साल बाद मुझे पैसा मिलता है ब्याज समेत, तो वो जो ब्याज आया ना, मेरे लिए कोई प्रॉफिट नहीं है। वो उस फ्यूचर की वैल्यू को इक्वल कर रहा है प्रेजेंट की वैल्यू से। सपोज मेरे को 10,000 रुपए मैंने दिए हैं और मेरे को 12,000 मिलते हैं, 2,000 का ब्याज भी मिलता है, तो आज जो 10,000 रुपए मैंने दिए हैं उसका फ्यूचर में वैल्यू 12,000 हो रही है। यानी इक्वल करने के लिए हमने ब्याज के फैक्टर को हमने यूज में लिया। अदरवाइज ब्याज अगर हम नॉर्मल में समझे तो हमें लायक नहीं है, इनडायरेक्ट रूप में प्रॉफिट नहीं है, बस वो फ्यूचर को इक्वल करने के लिए ही क्या हो रहा है, ब्याज का फैक्टर लिया जा रहा है। जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट की बात करी थी, और उसमें हमने फॉर्मूला लगाया था PRT/100, जिसमें मूलधन दिया होता है, दर दी होती है यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट दी होती है, हम मल्टीप्लाई करते हैं टाइम से, यानी टाइम उसमें समय की बात कि हमने कितने टाइम के लिए उससे ऋण लिया है या ऋण प्राप्त करा है, और उससे हम क्या कैलकुलेट कर देते थे, साधारण ब्याज। इसी के साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए। आज हमारा टॉपिक है चक्रवृद्धि ब्याज का।
चक्रवृद्धि ब्याज, जिसको इंग्लिश में कंपाउंड इंटरेस्ट कहा जाता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है? साधारण ब्याज होता है मूलधन पर, मूलधन पर ही निकालते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है कि मूलधन पे तो ब्याज दे ही रहे, लेकिन ब्याज पर भी ब्याज मिलता है या ब्याज पर भी ब्याज चुकाना होता है। यानी इसको हम पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर आपको एग्जांपल से बताएंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जब समय समय पर अभी तक संचित हुए ब्याज को, यानी अभी तक जो हमने कलेक्ट करा है जो इंटरेस्ट ब्याज, संचित ब्याज को मूलधन में मिलाकर जो हमने इन्वेस्ट करा, इनिशियली अमाउंट जो हमने इन्वेस्ट करी है या ऋण लिया है, दोनों कंडीशन हो सकती है जिसमें ब्याज प्राप्त होता है। तो दोनों ही कंडीशन में जो हमने इनिशियली 10,000 रुपये लगाए हैं या 10,000 रुपये किसी को दिए हैं, तो वो जो 10,000 रुपये है वो मूलधन है। तो मूलधन में हम मिलाकर, यानी ब्याज को मूलधन में मिलाकर मिश्रधन बनाते हैं और इसी ब्याज की गणना की जाती है। यानी हम क्या कर रहे हैं, मूलधन में जो ब्याज निकाल रहे हैं उस ब्याज को भी मूलधन में ऐड करके नेक्स्ट ईयर के लिए उसी को ही हम मूलधन बना के ब्याज लगा रहे हैं। यानी कहने का मतलब है ब्याज पर भी ब्याज प्राप्त होता है, तो वो चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है, जो इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल से क्लियर किया है। इसका फॉर्मूला भी है। तो सबसे पहले ये चक्रवृद्धि ब्याज, और हम आते हैं इसके सूत्र पर कि इसका सूत्र हमें क्या बता रहा है, क्या फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला आप देख सकते हैं, A = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। यहाँ पर P प्रिंसिपल अमाउंट है, मूलधन है, राइट। उसके बाद R यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ब्याज की वार्षिक दर है। n यहाँ पर क्या है, कुल वर्ष, जितने टाइम के लिए हमने इन्वेस्ट करा है या जितने टाइम के लिए हमने लोन लिया है, ठीक है। और उसके बाद T यहाँ पर कुल समय है। मैं इसको आपको एक और एग्जांपल से भी, एक और फॉर्मूले से भी डिफाइन करूँगी। यहाँ पर A क्या है, A यहाँ मिश्रधन है। तो हम इसका फॉर्मूला और इजी कर सकते हैं इस तरीके से, चक्रवृद्धि ब्याज = चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी चक्रवृद्धि मिश्रधन जो भी आएगा उसमें आप क्या लेस कर दो, मूलधन। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं कि ये जो चक्रवृद्धि ब्याज की आप बात कर रहे हैं, ये चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर रहे हैं, क्या है ये है चक्रवृद्धि मिश्रधन = P ब्रैकेट 1 + R/100 की पावर n। अब यहाँ P क्या है, P यहाँ है मूलधन, R यहाँ क्या है, R यहाँ है दर, n यहाँ क्या है, n यहाँ है समय, राइट। ये सारी बात बता दी। अब हम क्या करेंगे कि ये तो आया मिश्रधन, ये मिश्रधन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। तो हम मिश्रधन में से मूलधन घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसको हम एक एग्जांपल से ही सॉल्व करते हैं, राइट। ये एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। महेश ने 10,000 रुपए की राशि 5% प्रति वर्ष की दर से हर साल सालाना 5% रेट दे दी, इंटरेस्ट रेट दे दी, 2 दर से 2 वर्ष के लिए, 2 ईयर के लिए इन्वेस्ट कर रही हैं, निवेश करी। 2 वर्ष के बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज की लगभग कितनी राशि प्राप्त होगी। यानी ये बात कर रहा है कि महेश हैं, उसने क्या करा, इन्वेस्ट कर रहा है, उसको अपना कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें फॉर्मूला याद है, क्या है फॉर्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस
मूलधन। अब मूलधन तो हमें पता है 10,000 रुपये, चक्रवृद्धि मिश्र धन निकाल देते हैं। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन इजिकल टू क्या फॉर्मूला है, P इंटू ब्रैकेट 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, यही है। अब हम पता लगाते P क्या दिया है क्वेश्चन में, P है हमारा मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 10,000। उसके बाद R देखो, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, और क्या है सालाना है, प्रतिवर्ष है, पर एनम की दी हुई है, लिख देंगे। उसके बाद टाइम यानी यहाँ टाइम n है, n कितना है 2 वर्ष। अब इन डेटा को क्या है फॉर्मूले में पुटअप करना है। हम क्या करेंगे, P हमारा कितना हो गया 1,000, लिख देंगे, मल्टीप्लाई ब्रैकेट 1 प्लस R कितनी दी हुई है 5%, ये 5% लगा दी और ब्रैकेट क्लोज करा, n कितना है 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। कंप्लीट है, फॉर्मूला था, फॉर्मूले में डेटा हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10,000 इंटू 1 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है यानी की पावर 2, राइट। आगे कैसे सॉल्व करेंगे वापस, 10,000 इंटू 1.05, अब पावर 2 है यानी 2 टाइम लिखना है इसको, राइट, 2 टाइम लिख दिया। अब क्या करेंगे, हमने कुछ नहीं करा है, फॉर्मूला लिया है, फॉर्मूले में हमने क्या करना है, अब सब चीज़ें पुट करनी है, तो वही हम करेंगे इसके अंदर। और हमने फॉर्मूला पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 11,025 का। इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इस जो प्राप्त हुआ वापस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 11,025। अब ये 11,025 जो आया वो हमारा क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन है। क्या है, चक्रवृद्धि मिश्र धन। तो अब हमें तो निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा चक्रवृद्धि मिश्र धन, कितना आया 11,025 माइनस ये देखिए मूलधन, मूलधन कितना था हमारा 10,000, तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, CI कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1,025 रुपये। ये हमारा हो गया चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करा हमने। फॉर्मूला है क्या है चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n, ये फॉर्मूला है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस यहीं P कर दो तो डायरेक्ट निकल जाएगा आपका। आपको यहाँ वापस से लेस और या चक्रवृद्धि मिश्र धन लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पूरा ही क्या चक्रवृद्धि मिश्र धन है और इसमें से P हम घटा देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट जो मूलधन घटा देंगे, तो वैसे भी क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला था। इसी के साथ हम क्या करते हैं, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें क्या होगा, टाइम फैक्टर होगा। अब मैं टाइम फैक्टर क्या है तो आपको अभी समझा देते हैं टाइम फैक्टर की बात में क्या कर रही हूँ। अगर समय की हम बात कर रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, अभी तो हमने वार्षिक की बात करी, राइट, किसकी बात करी, वार्षिक की बात करी, एनुअल जिसमें रेट दे रखी होती है, एनुअल रेट दे रखी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले में जहाँ आर होता है वो लिख देते हैं और एन में क्या करते हैं 1 लिखते हैं। एन क्या है 1 है,
तो हम 1 लिख देते हैं, 1 साल के लिए तो 1 साल, 2 साल के लिए तो 2 लिख दे। लेकिन सिचुएशन में, क्वेश्चन में अगर आपको बोल दिया जाए अर्ध वार्षिक के आधार पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, हाफ ईयरली की बात कर दी जाए, हाफ ईयरली की बात कर दी जाए, तो आप उस सिचुएशन में क्या करोगे? अर्धवार्षिक की बात कर दी जाए तो सीधी सी बात है, अर्धवार्षिक की बात कर दी जाए, जब हम वार्षिक में हमारा टाइम जो है n हम 1 ले रहे हैं, तो अर्धवार्षिक में हम n 2 लेंगे। क्यों लेंगे? अर्धवार्षिक में आपको पता है साल में 12 महीने, और जब मैं अर्धवार्षिक की बात करनी यानी 6 महीने की बात करेंगे तो 6 को 12 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2। तो अब हमें जब भी अर्धवार्षिक की बात होगी तो समय क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लेकिन आर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी? हाफ हो जाएगी। अगर मैं बोलती हूँ 1 साल की इंटरेस्ट रेट 10% है, तो अर्धवार्षिक कितनी होगी? 6 महीने की कितनी होगी? 6 माह की कितनी होगी? तो आप नहीं बोलोगे 5%। तो बस वही बात करनी, आधी करनी है। लेकिन समय क्या हो जाएगा? n क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा 6 महीने में। ठीक है, अब ये तो बात हो गई अर्धवार्षिक की। ठीक है, अब बात करते हैं त्रैमासिक की। किसकी बात कर रहे हैं हम? त्रैमासिक की। क्वार्टरली की बात करें तो इसमें क्या होगा? इसमें जो वापस 2 ही फैक्टर, हमारी रेट और हमारा n, यानी n हमारा यहाँ टाइम को डिनोट कर रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ बात हो रही 12 महीने की। अब त्रैमासिक यानी हर 3 महीने में पे करना है, तो 3 को 12 से काटेंगे तो 4, तो n हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कंप्लीट। उसी तरह हमारी रेट क्या हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। रेट हमारी 1/4 हो जाएगी। जैसे यहाँ समय 2 था तो रेट हाफ हो रही थी, वहाँ वैसे यहाँ समय 4 है तो रेट 1/4 हो जाएगी। ये त्रैमासिक में करना है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से ही पढ़ लेते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन है 10,000 रुपये 10% वार्षिक दर दे रखी है, दर दी हुई है, समय 1 वर्ष दिया हुआ है और 1 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। समय कितना दिया? 1 वर्ष। समय कितना दिया है? 1 वर्ष। और क्वेश्चन हमें थोड़ा सा डिफरेंस कराए यहाँ से कि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। हमें फॉर्मूला पता है, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमें पता है। क्या है? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n माइनस P, यही फॉर्मूला है। राइट। अब हमारे P हमारे लिए क्या है? मूलधन क्या दिया हुआ है? 10,000। मूलधन है 10,000। R क्या है हमारे लिए? 10% दी हुई है। कितनी दी हुई है? वार्षिक दी हुई है, तो हम लिख देंगे वार्षिक। टाइम जो है n है हमारे लिए क्या दिया हुआ है? n यहाँ क्वेश्चन में 1 वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ देखिए, अब क्या करना है? अब n का क्या करेंगे इसके अंदर कि हमें अर्धवार्षिक ज्ञात करना है। अर्धवार्षिक की बात हो रही है तो हमें हर 6 महीने में पेमेंट करना है, तो यानी हमारा n2 हो जाएगा। n2 हो रहा है तो हमारी रेट भी हाफ होगी। रेट हाफ हो जाएगी तो 10% की हाफ कितनी हो जाएगी? 5%। तो रेट अब हम कितनी लेंगे? 5% लेंगे, ना कि
10%, क्योंकि 10 एनुअल है, हमें तो हाफ वाली निकालनी है, तो 5% हो जाएगी। अब इसी सारे डिजिट्स को हम कहाँ रखेंगे, फॉर्मूले में। P हमारा है 10,000 इंटू 1 प्लस R हमारा है 5%, 100, N हमारा है 2 माइनस P हमारा कितना है, 10,000 है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 10,000 इंटू, पहले इसको सॉल्व कर लो, 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, राइट। 1 प्लस की पावर 2 माइनस 10,000, उसके बाद क्या होगा, 10,000 इंटू, अब इसको सॉल्व करेंगे, 1.05 की पावर 2, यानी इसको 2 टाइम लिखना है, और 10,000 तो एंड में हमें लेस करने ही है प्रिंसिपल के, तभी कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। उसके बाद 10,000 इंटू 1.05 इंटू 1.05 करेंगे, और फिर करेंगे लेस 10,000। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के बाद 10,000 जो हमें दिए हुए हैं उसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 11,025। कितना आ जाएगा, 11,025। उसमें से हम लेस कर देंगे 10,000, हमारा क्या है, मूलधन चल रहा है बिगनिंग से ही, ये देखिए, तो वही हम लेस करेंगे, तो हमारा ब्याज क्या आ जाएगा, हमारा चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक के हिसाब से 1,025 आ जाएगा। अर्धवार्षिक के हिसाब से कितना आ जाएगा, 1,025। उसी तरह हम एक और एग्जांपल लेते हैं, कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर, यहाँ क्या करा है, अर्धवार्षिक के लिए बोला, यानी 6 महीने के लिए बात हो रही है, यहाँ पर अर्धवार्षिक की बात हो रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी रेट दी है वो हम हाफ कर लेंगे, और हमारा जो टाइम है वो 2 हो जाएगा। अब क्यों होगा, इसके पीछे जो लॉजिक है, क्योंकि टी यानी यहाँ एन, टी यहाँ पर एन ही मानो आप, ठीक है। तो एन जो है वो क्या कर रहे हैं, हम 12 महीने के लिए 1 लिखते हैं, 1 वर्ष के लिए हम 1 लिखते हैं, ठीक है। तो अब अर्धवार्षिक के लिए हम 2 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, 12 महीने, 6 महीने का कैलकुलेट, तो 2 एन आ जाएगा, तो रेट भी हाफ हो जाएगी। उसी तरह अगर हमारी टाइमिंग त्रैमासिक है तो उसमें क्या करेंगे, वो भी हम आगे एक फॉर्मूले से ही देख लेते हैं। तो यही फॉर्मूला ले लेते हैं, यही एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। सपोज राम ने 10,000 रुपए का ऋण लिया। राम ने क्या किया, 10,000 रुपए का, या एक कंपनी है जिसने 10,000 रुपए का ऋण लिया, वह 10% वार्षिक ब्याज चुकाता है। कंप्लीट यहाँ तक 10,000 रुपये वार्षिक ब्याज चुकाता है। त्रैमासिक चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। क्या करना है, त्रैमासिक के हिसाब से। अब हम यहाँ फटाफट लिख देंगे। हमारे क्वेश्चन में P क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट, जिसको मूलधन कहा जाता है। कितना मूलधन है हमारे पास, 10,000। अब बताइए N जो टाइम है, अब N हमें त्रैमासिक लेना है, राइट। तो 12 महीने होते हैं, त्रैमासिक 3 महीने के हिसाब से लेना है, तो 4 आ जाएगा। तो N हमारा क्या हो गया, 4 हो गया। उसी तरह रेट हमारी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। 1/4 हो जाएगी, कितनी है, 10% है, तो 1/4 हो यानी 2.5% रेट हो जाएगी। ठीक है। जब 6 महीने की बात कर रहे तो यहाँ 6 लगाते थे, तो 12 को 6 से करते थे तो 2 आता था, तो हमारा N 2 हो गया था। लास्ट फॉर्मूले में 2 हुआ था। उसी तरह
क्या करते हैं, रेट हाफ हो जाती है। अब यहाँ रेट 1/4 करनी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें त्रैमासिक निकालना है। अब इन्हीं डिजिट्स को कहाँ रख देंगे, फॉर्मूले में। फॉर्मूला क्या है हमारा CI का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, P इंटू 1 प्लस R/100 की पावर n-1 माइनस P प्राइम वैल्यू, P इंटू 1 प्लस R क्या है, R हमारा 1/4 हो गया था, तो नया R जो है ये ही है 2.5, इससे त्रैमासिक निकलेगा, और 10% लेंगे तो सालाना निकलेगा। हमें क्वेश्चन में त्रैमासिक पूछा है तो हम त्रैमासिक का डाटा लेंगे, तो ये ले लिया। n हमारा क्या हो गया था 4 माइनस P हम लिख देंगे बाद में, हमें पता है 10,000 है, लिख देंगे। उसके बाद यहाँ तो लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें सॉल्व करना है, और यहाँ पर भी लिख दो ताकि कंफ्यूजन ना हो। 10,000 कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, 10,000 लिया इंटू 1 प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेंगे, पॉइंट उड़ाएंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 0.25 के बाद पॉइंट लगेगा, ये आ गया। उसके बाद 4 पावर है ही है और 10,000 कंप्लीट। अब क्या करेंगे, वापस से वही 10,000 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे 1.025, और कितनी टाइम आएगा, 4 टाइम, तो हम 4 यहीं लिख देते हैं, 4 टाइम मल्टीप्लाई 1.025 मल्टीप्लाई 1.025 मल्टीप्लाई 1.025, 4 टाइम, और फिर जो आएगा उसमें से हमें प्रिंसिपल घटानी है, तो हम बाद में घटा देंगे 10,000 जब ये सॉल्व होगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 10,000 तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट है, 10,000 इंटू 1.025 इंटू 1.025 इंटू 1.025, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा 11,038.12। जब 10,000 को इन सब से पॉइंट से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सॉल्यूशन ये आएगा, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, राउंड ऑफ कर देंगे, तो हम इसको 11,035 ले लें, ठीक है। अब इसमें से हम घटा देंगे 10,000, 10,000 हमारा क्या है, मूलधन है, मूलधन घटाया तो ब्याज आ जाएगा 1,035 रुपये, ठीक है। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट CI। तो राम ने जो 10,000 का ऋण लिया 10% वार्षिक पर, अगर वो त्रैमासिक के हिसाब से चक्रवृद्धि ब्याज का भुगतान करता है तो उसको 1,035 रुपये ब्याज चुकाना होगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। जब हमने बात करी कंपाउंड इंटरेस्ट की तो हमने फॉर्मूला लिया, राइट, ये फॉर्मूला लिया, इसको सॉल्व करा तो हमारा आ रहा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी हमको ब्याज के ऊपर भी ब्याज देना है। ये कंसेप्ट भी मैं आपको अभी बता देती हूँ, पर एक बार जो भी पढ़ा उसको क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। फिर हमें ये फॉर्मूला सॉल्व करा है, जो ये R लेते हैं इसके बारे में और N के बारे में डिस्कस करा। कैसे कि अगर मैं बात करती हूँ वार्षिक के आधार पर आपको ब्याज निकालना है, वार्षिक ब्याज निकालना होता है, तो आप क्या करते हो, आपका जो N है, समय जो है वो आप 1 लिखते हो प्रश्न में, यानी 1 का मतलब 1 वर्ष, सालाना वो 12 माह समझ सकते हैं, लेकिन हम सॉल्व में 1 वर्ष ही लिखते हैं, राइट। अगर हम बात करें अर्धवार्षिक की, अर्धवार्षिक की बात करें तो n क्या हो जाता है, n हो जाता है 2 हो जाता है। कैसे होता है, नंबर ऑफ टाइम, तो हम 12/6 करते हैं तो 2 बचता है, और यहाँ 12/12 करते हैं तो 1 बचता है, इसलिए ये 1 यहाँ आ जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, जो हम ये 2 लिख देते हैं। अब रेट में भी करते हैं, अब हम यहाँ बात करते हैं अगर किसी की रेट की तो वो 10% वार्षिक होती है रेट, लेकिन अर्धवार्षिक पे कैलकुलेट करते हैं तो रेट क्या हो जाती है, आधी। तो यहाँ जो 2 आया उसको अपोन में लिख दिया रेट के टाइम, ये समझ सकते हैं।
उसके बाद जब हम बात करते हैं त्रैमासिक की, 3 महीने वाली बात करते हैं, तो n यहाँ पर 4 हो जाता है, क्योंकि 12/3 जब हम 3 महीने की कैलकुलेट करते हैं, 3 को 12 से डिवाइड करते हैं तो हमारा 4 आता है, तो यहाँ n 4 हो गया। तो उसी तरह रेट हमारी क्या हो जाएगी 1/4, यानी ये 4 यहाँ आ गया। ये बात हमें ध्यान रखनी चक्रवृद्धि ब्याज में। सालाना दिया है तो वेल एंड गुड, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया ये वाला, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल से सॉल्व करा था, आराम से सॉल्व हो गया, ब्याज आ गया। ये हम चक्रवृद्धि ब्याज क्यों बढ़ा, क्योंकि टाइम वैल्यू को इफेक्ट करते हैं, यानी आज की रेट में जो भी आपका ब्याज है वो फ्यूचर की ब्याज की वैल्यू को इक्वल करने के लिए ब्याज फैक्टर को इंक्लूड करा जाता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कि टाइम वैल्यू का ऐसा कौन सा फैक्टर है जो उसको इफेक्ट करता है, और वो वहीं पर क्लियर करेंगे। तो आज की क्लास समाप्त करते हैं।